Section 14 of Specific Relief Act 1963 contracts not specifically enforceable. The following contracts cannot be specifically enforceable, namely। ये जो सेक्शन 14 है हमें बताता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑब्टेन्ड सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ने ऑब्टेंड किया है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज़ पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसके लिए हम सेक्शन 20 को देख लेते हैं। सेक्शन 20 सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें बताता है। पहला सब सेक्शन है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, where the contract is broken due to non-performance of promise by any party, the party who suffers by such breach shall have the option of substituted performance through a third party or by his own agency and recover the expenses and other costs actually incurred, spent or suffered by him from the party committing such breach। ये पहला सब सेक्शन 20 का हमें ये बताता है कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हुआ है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की वजह से, तो वहाँ पर जो पार्टी सफ़र करती है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस किसी थर्ड पार्टी या अपनी खुद की एजेंसी के थ्रू अपना ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकती है, और जो भी इसमें एक्सपेंसेस और जो भी कॉस्ट आएगा वो जो पार्टी ब्रोक करती है इस कॉन्ट्रैक्ट को उससे ले सकती है। पर ये उस केस में अलाउ नहीं है। इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर पार्टी खुद ही अग्री करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद में ये केस आ जाए कि ब्रोक हो सकता है, और या बिना किसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न को टच किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो पार्टी है, पार्टी ए एंड बी। पार्टी ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पार्टी बी को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है, तो पार्टी बी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से डिनाई कर देती है, और जो पार्टी सफ़र करती है पार्टी यानी कि पार्टी ए, तो वो उसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी थर्ड पार्टी या अपनी खुद की किसी एजेंसी के थ्रू परफॉर्म करा सकती है, और जो भी इसमें एक्सपेंसेस आएगा, कॉस्ट आएगा, वो उस पार्टी बी जो ब्रोकन पार्टी है उससे वो ले सकती है। नेक्स्ट सबसेक्शन, नो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 shall be undertaken unless the party who suffers such breach has given a notice in writing of not less than 30 days to the party in breach, calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, and on his refusal or failure to do so, he may get the same performed by a third party or by his own agency, provided that the party who suffers such breach shall not be entitled to recover the expenses and cost under subsection 1 unless he has got the contract performed through a third party or by his own agency। ये सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि जब वो फेलियर हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हो जाता है, जब पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करवा पाती है, तो वो अपना थर्ड पार्टी से ये कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म करवा सकती है जब वो दूसरी पार्टी को 30 डेज़ का नोटिस दे। जब वो डिनाई करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, उसी के बाद ही वो थर्ड पार्टी या अपनी किसी एजेंसी के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा सकती है। तो इसका जो प्रोवाइडेड हमें ये कहता है कि ये जो एक्सपेंसेस और जो इसका कॉस्ट आएगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराने का थर्ड पार्टी से, वो तभी ले सकती है जब वो थर्ड पार्टी के थ्रू या उसकी किसी एजेंसी के थ्रू वो जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ होगा, तभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक करती है उस पार्टी से वो एक्सपेंसेस रिकवर कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 3 बताता है, वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी आफ्टर गिविंग नोटिस अंडर सबसेक्शन 1,
he shall not be entitled to claim relief of specific performance against the party in breach. जब जो सफरिंग पार्टी है, जो पार्टी सफ़र करती है और जो उसने कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हुआ था और उसने कॉन्ट्रैक्ट को थर्ड पार्टी के थ्रू या अपनी किसी एजेंसी के थ्रू परफॉर्म करा लिया है, तो उसके बाद उस केस में वो क्लेम नहीं कर सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जिस पार्टी ने ब्रीच किया है, उसके लिए रिलीफ नहीं क्लेम कर सकता है तब। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन 20 ऑफ सबसेक्शन 4, nothing in this section shall prevent the party who has suffered breach of contract from claiming compensation from the party in breach. ये जो सेक्शन है ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, बार नहीं लगाता है कि जो पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हुआ है तो वो अपना कंपनसेशन ले सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द सेक्शन 14, इसका सेकेंड पार्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। ये हमें ये बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें इन्वॉल्व करता है कि उसके बाद एक और नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी, वो मतलब कंटिन्यूस इन नेचर है, तो उस केस में वो कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता। Next point is a contract which is so dependent on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce specific performance of its material terms. ये पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिपेंड करेगा किसी की पर्सनल क्वालिफ़िकेशन से, पर्सनल क्वालिफ़िकेशन पर डिपेंड करेगा वो पार्टीज़ की, तो उस केस में जो उसका एग्जैक्ट मतलब मटेरियल टर्म्स का मतलब यहाँ पे हम मानेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस के लिए, तो उस केस में कोर्ट बाउंड नहीं है कि उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स कराए। लास्ट पॉइंट है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर डिटरमाइनेबल। हम जो सेक्शन 10 को देख रहे थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसमें बताया था जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है। तो ये कुछ सेक्शंस बताए थे जिसमें कि ज़रूरी नहीं है। तो सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16, तो इसमें हमने सेक्शन 11 और सेक्शन 14 को डिस्कस कर लिया है। उसके साथ में हमने सेक्शन 20 को भी देख लिया था क्योंकि वो कनेक्टेड था सेक्शन 14 से। अब हम सेक्शन 16 को देखते हैं। पर्सनल सेक्शन 16 बोलता है पर्सनल बार्स टू रिलीफ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु हैज़ obtained substituted performance of a contract under section 20 who has become incapable of performing or violates any essential terms of the contract that on his part remains to be performed or acts in fraud of the contract or willfully acts at variance with or in subversion of the relation intended to be established by the contract, who fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform the essential terms of the contract which are to be performed by him other than terms of the performance of which